Online classes. I am Khalid Mahmood. Today we are going to study the chapter of class 8, that is the constitutional background of India. How constitution came into existence. Previous we have covered main chapters, main acts of the British government, and today we are going to study Government of India Act 1858, द क्रोवन रोल. हम इसको पढ़ेंगे. ये हमें जानना है कि इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से पहले क्या क्या जो है मसले सामने आए थे, किस वजह, क्या रीज़न थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को वजूद में आना है. सबसे पहले आपको पता है कि 1857 में जो है रिवोल्ट हुआ था, तो उसका ये एक मेन कारण था कि गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश क्राउन जो थी, वो प्रेशराइज हो गई थी इंडिया का जो वायलेंट नेचर देखकर जो 1857 में हुआ. तो एक तरह से अंग्रेज़ों ने क्या किया, इंडियन के जितने भी लोग थे उनके रिलीजियस जो है अफेयर्स में इन्होंने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की. इंडियन को जो है वहाँ पे वो सिविल सर्विस में ज़्यादा इनको डिबेयर किया गया था. और उसके बाद जो है इनको जो इंडियन जो थे, मुस्लिम जो थे, उनको कंसीडर किया जाता था एक इन्फीरियर, और उनको रैंक प्रमोशन जो है नहीं मिलती थी. उसके बाद क्या था कि जो इनको गन्स वगैरह दिए गए, उसमें कैटरेज जो जितने भी थे वो उसके जो है बीफ की जो थे वो फैट से बने हुए थे. तो उनके जो है रिलीजन को ये हर्ट कर रहा था. तो इस वजह से ये एक ऐसी वोलाटाइल सिचुएशन ऑकर हो गई थी कि जिसकी वजह से इंडियन जो थे वो मजबूर हो गए थे अपना जो है रेबिलियस नेचर जो है दिखाने के लिए. तो दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वाज एनेक्टेड इन द वेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसकी वजह से ये आया. आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द स्पाई मुटनी. इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी की तरफ जो है पहली जंग थी ये, या आर द स्पाई म्यूटनी, ये इसे हम क्या कहते हैं, सिपाही जो थे उनकी म्यूटनी एक बगावत जो थी. द एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है ये जाना जाता है एक ऐसा एक्ट, गुड गवर्नमेंट एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी एक ऐसा एक्ट जिससे एक इंडिया के अंदर एक अच्छी हुकूमत हो सके. एबॉलिशड द ईस्ट इंडिया कंपनी. इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस एक्ट ने क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया. और उसके बाद ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरी, रेवेन्यू टू द ब्रिटिश. ये पहला एक्ट था. अब तक जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वही इंडिया के अफेयर को रेगुलेट करती थी, जिसमें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो थे और जो है यही लोग क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे. तो इसमें थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हुआ करते थे, जो इंडियन के फाइनेंशियल अफेयर, लेजिस्लेटिव अफेयर जो है उनको रेगुलेट करते थे. लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ कि इंडिया जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ये क्या थे पावर जो थे उसको क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया डायरेक्ट किसको, गवर्नमेंट को. और इसके फीचर्स क्या थे? इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हेंसफोर्थ वाज टू बी गवर्नर्ड बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी. इस फीचर में क्या हुआ कि इंडिया को अब कौन गवर्न करे, कौन इसको इंडिया को कौन गवर्न करेगा, किसके नाम से होगा. इंग्लैंड जैसे वहाँ के इंग्लैंड के ब्रिटिश जो थे क्राउन जो थी वो इसको रेगुलेट करते. तो इट चेंजेड द डिजाइनेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू दैट ऑफ वाइसराय ऑफ इंडिया. इसने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया. ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया. वो क्या था, यानी ब्रिटिश अंग्रेज़ों का जो था वो एक रिप्रेजेंटेटिव था. वो डायरेक्ट क्या करता था, इंडिया को क्या करता था, कंट्रोल करता था और एडमिनिस्टर करता था. लॉर्ड कैनिंग वाज द लॉर्ड कैनिंग thus became the first viceroy of India. लॉर्ड कैनिंग जो था
वो इंडिया का पहला वाइसराय था। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, इन्होंने इस डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था उसको ख़त्म कर दिया। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, इन्होंने एक नया ऑफिस जो है खोल दिया, है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इन्होंने इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रख दिया, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको पूरी कंट्रोल और अथॉरिटी दे दी कि वो इंडियन के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सके। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था, एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और वो किसको रिस्पॉन्सिबल था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इट एस्टेब्लिश्ड ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, एक 15 मेंबर जो थे उसको इस्टेब्लिश कर दिया, काउंसिल ऑफ इंडिया के 15 मेंबर जो थे, टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। वो जो क्या करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसकी क्या करते थे, हेल्प करते थे। द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, और काउंसिल जो थी ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो इस काउंसिल का एक चेयरमैन था। इट कंस्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल एज ए बॉडी, ये कंस्टिट्यूट उसने एक मरकब किया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थी काउंसिल में, उसको एक बॉडी की तरह इन्होंने मरकब किया, कॉरपोरेट थी बॉडी, कॉरपोरेट थी, कैपेबल ऑफ सीइंग एंड बीइंग स्यूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, वो इंडिया को रेगुलेट करती है। द एक्ट ऑफ 1858 वाज हाउ लार्जली कन्फाइनेड टू द इम्पोर्टेंस टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ये 1858 जो था वो ज़्यादातर इसने किसको कन्फाइन किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इम्प्रूव करना था। बाई विच द इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो थी उसको सुपरवाइज करना था और कंट्रोल करना था इंग्लैंड में। इट डिड नॉट अल्टर एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया, इसने कोई इसमें चेंजिंग नहीं की थी। So thanks for watching. So it's enough.